गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, तो आज तो चंद्रयान की लैंडिंग होने वाली है भाई। तो होप गुड, अच्छी लैंडिंग होगी। नहीं? हाँ जी। तो हमारे क्या हाल है, होमवर्क की क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। जल्दी से बताओ, क्या क्या था, होमवर्क क्या था? 24 से 38। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं जी सारे क्वेश्चंस। 1 आवर एंड 45 मिनट्स लग गए विरल को सारे क्वेश्चंस करने में। कोई नहीं बेटा, देखते हैं भी। 24 से लेके 30 तक कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। 24 से 30 तक, 24 का जी जे। KNO3 किससे मिलके बना है? KNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, तो क्या होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ZnCl2 किससे मिलके बना है? जिंक हाइड्रोक्साइड और HCl। जिंक हाइड्रोक्साइड वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, क्या हो जाएगा? ZnCl2। ये एसिडिक सॉल्ट है। शोभित बेटा, किस क्वेश्चन के आंसर में क्या डिफरेंस आ रहा लिखो। और तुम्हारा आंसर भी लिखना और दे रखा वो भी लिखना, दोनों चीजें लिखना, आधी अधूरी मत लिखना। हाँ, तुम्हारा आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। सॉल्ट जो है एसिडिक सॉल्ट दे रखा है C5H5। इसको मैंने ऐसे लिख दिया NH+, यहां H6 दे रखा था और ये Cl-, की कोई रिएक्शन नहीं होगी। जैसे NH4+ होता है, ये भी उसी तरह का है। NH4+ होता है, ये H+ आयन दे सकता है। C5H5N H3O+, C-X, इसकी कंसेंट्रेशन दे रखी है हमें 0.25। -X, X और X, और राइट नाउ आपको pH दे रखी, मतलब X की वैल्यू दे रखी है। pH इज 2.699, जिसे रफली आप 2.7 भी लिख सकते हो। यानी H+ आयन कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 10⁻³ यानी x की वैल्यू पता चल गई। अब जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो बेटा। सॉल्यूशन में बहुत क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ है। सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका KB,
यानी के डब्ल्यू अपॉन के बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.25 माइनस एक्स। सॉल्यूशन के अंदर भी सब कुछ सही लिखा हुआ है, आंसर भी दे रखा। और करो बेटा, पेन चलाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। एक जगह गलती होगी, फिर कुछ करो, फिर दूसरी तरीके से करो। दूसरा तरीका क्या है? अप्रोच तो वही है, वैल्यूज कुछ गलत लिख रहे होंगे। ये आदत डालो, कुछ भी नया नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, अब तो कोई 30 भी पूछ लेगा, बेटा डिमांड क्यों कर रहे हो बेटा, छोड़ दो। फिर 30th अगर पूछने की जरूरत पड़ रही तो छोड़ दो, आयनी की छोड़ डालो, मत करो आयनी। ना, शुभांकर पूछ रहा व्हाट इज परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो बेटा। 28 समझा दो इनको। इतने दिनों से मैं तो कुछ क्या कर रहा था, है दिव्यांश? इतने दिनों से यहां पर गाने थोड़ी गा रहा था यार मैं, जो आज समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चंस हैं। इन सब में जो केटाइन या एनाइन है जिसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, उस पर या तो +2 चार्ज है या -2 चार्ज है। जैसे यहां पर दे रखा है 5 × 10⁻³ K2CrO4, K2CrO4। इसको जब आप पानी में डालोगे तो क्या होगा? CrO4 2- का हाइड्रोलाइसिस होगा, और ये किस में कन्वर्ट होगा? HCrO4- प्लस OH-। और मैंने आप लोगों को कहा था कि फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस बहुत ज्यादा होगा, सेकंड हाइड्रोलाइसिस उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है। और यहां एक लाइन भी दे रखी है, इट इज एसेंशियली स्ट्रॉन्ग फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन। मतलब इसका क्या है कि ये जो H2CrO4 है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब ये 100% आयोनाइज हो जाएगा, और HCrO4 की वापस इसमें कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत कम है। मतलब इसका फर्दर कोई हाइड्रोलाइसिस ही नहीं हो रहा है। यानी ये फर्दर H+ आयन ले सकता है, लेकिन ये नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि ये रिएक्शन, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर इसका हाइड्रोलाइसिस होता है तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पर C1- CH और CH। आपको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है KW/K2 CH²/1 - H। क्वेश्चन नंबर 33 में ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 33 इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर, ये तो 33 करवाया मैंने, इसका आंसर नहीं आ रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 34 में नाइट्रेट आयन की कोई रिएक्शन नहीं होगी। यानी 34 के अंदर आपको जो केटाइन दे रखा है, दैट इज PuO2 ये केटाइन एसिड हो गया। ये एनाइन था बेस, केटाइन एसिड। नाइट्रेट आयन किससे आया? KNO3 से। उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर से यहां पर रिएक्शन लिख दो, PuO2OH प्लस
प्लस H प्लस आयन, ये एक और रिएक्शन लिख दी। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी अगर आप देखोगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये एसिड है, तो KW अपॉन KB2, KW अपॉन KB2, और यही KB आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, KB ऑफ PuO2OH प्लस, इसका क्या मतलब हुआ, इसका KB, ये जो KB है मतलब ये OH आयन दे रहा है, ये देखा जाए तो PuO2OH होल ट्वाइस का, ये एक H प्लस एक OH आयन देगा, ये दूसरा दे रहा है, तो इसको चाहो तो और क्या लिख सकते हो, KB2। वापस से वही एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स, और यहां पर आपको H प्लस की वैल्यू दे रखी यानी X की वैल्यू दे रखी विच इज 10⁻⁻⁴ एक्स स्क्वायर अपॉन 0.01 माइनस एक्स। और थर्ड क्वेश्चन जो है 35, क्वेश्चन नंबर 35 में भी Zn+2 दे रखा है। ZnCl2 Cl आयन की कोई रिएक्शन नहीं होगी, प्लस H2O कन्वर्टिंग इनटू जिंक OH प्लस H प्लस आयन। देखो यहां पर ये नाम बदल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे मतलब है कि इस पर +2 चार्ज, इस पर +2 चार्ज, इस पर -2 चार्ज, ये दोनों एसिड, ये बेस, सबका तरीका एक जैसा है। क्वेश्चन को ढंग से देखो, जो क्लास में क्वेश्चन किए उनसे रिलेट करो, आदत डालो। कभी कभी क्या होता है, नए कंपाउंड दिख जाते तो अजीब सा लगता है, जैसे यहां पर प्रॉब्लम होती है। आप चाहो तो इन सबको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, कोई सा भी केटाइन है, अगर +1 चार्ज है तो B+ लिख दो, +2 चार्ज है तो B+2 लिख दो, एनायन है तो A-, डबल चार्ज है A2-। इससे क्या होगा कि हो सकता है थोड़ी रिएक्शन लिखने में आसानी हो, बट मुझे लगता है हमें ये ट्राई करना चाहिए। जितनी बार आप लिखोगे उतनी आदत बनेगी, और कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां पर डराया जा रहा है बड़े बड़े फॉर्मूले यूज करके। अब इसकी जगह Zn+2 की जगह मैं B+2 भी तो लिख सकता हूं, क्या प्रॉब्लम है। अब H2O के साथ रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, BOH प्लस प्लस H प्लस। BOH का KB मतलब BOH होल ट्वाइस का KB2, इसका KB क्या होगा, BOH होल ट्वाइस का KB2। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने। 36, 37, 38, 38 में भी फॉर्मूला हाफ ऑफ pk2 प्लस pk1। आंसर लास्ट क्लास में हम डिराइव कर चुके थे। हाँ बेटा 38 में भी यही करना है, क्योंकि 38 क्या है, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है। ये 2 H+ आयन दे सकता है, एक दे दिया, एक अभी भी इसके पास है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था, यहां तक हमने किया था, ये डेरिवेशन हमने कर लिया था। इसका फॉर्मूला आया था हाफ ऑफ pk2 प्लस pk1, राइट। हैप्पी बर्थडे चिराग, खुश रहो, स्वस्थ रहो,
यही दुआएं हैं कि जल्दी से जल्दी आप अपना बर्थडे किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करो, आईआईटीएन दोस्तों के साथ। आलोक, फिजिकल में शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले अभी नहीं बनाने, अभी पहले कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करो। पहला काम, ज्यादा से ज्यादा यानी क्वेश्चंस को दो दो बार करो, स्पेशली वो क्वेश्चन जो कि पहली बार में टाइम ज्यादा लगा है या नहीं हुए हैं, उसको 2 या 3 बार करो। कौशल, ये क्या नाम लिखा, मुझे समझ में नहीं आया यार। AKKU, अच्छा। वंश कह रहा कि सर आप कहते हो कि 22 टाइम्स शीट करो। बेटा 22 टाइम्स तो नहीं बोला था। प्रिंस, आपको भी बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहो। और आप भी जल्दी से जल्दी अपना आने वाला बर्थडे किसी आईआईटी में सेलिब्रेट करो। हाँ, अब इसमें मैंने 2 केसेस और आपको दिए थे, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। NaH2PO4 और Na2HPO4, ये भी एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स है, ये भी एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स है। देखो इधर उधर की बातें ना करें बेटा वंश, नहीं तो क्या बातों में ही रह जाते हैं अपन, कोर्स धीरे हो जाएगा। सर आपने तो 2 बार बोला था शीट को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ऋतुराज ने मेरे स्टेटमेंट को सही तरह से क्लेरिफाइड किया है कि सर आपने शीट को 2 बार सॉल्व करने के लिए बोला था, तो उसने 2 बार को 22 टाइम्स समझ लिया। माई मिस्टेक, एग्रीड, राइट। तो वंश ने क्या 22 के बजाय 10 एक बार तो सॉल्व कर ली होगी शायद। शोभित बेटा लॉग की वैल्यूज देख लो कैलकुलेटर से, उसमें दिमाग मत लगाओ। बोथ आर सेम एज फर्स्ट वन। नहीं, इसमें NaH2PO4 की पीएच कैसे निकालें, देखिए अप्रोच देखना। ये H2PO4 माइनस H प्लस देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HPO4 2 माइनस में। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, पीएच, ध्यान रखना। अब यहां पर ये HPO4 2 माइनस भी तो H प्लस आयन दे सकता है, यानी यहां पर ये भी H प्लस आयन दे सकता है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस और फॉस्फेट आयन में। यानी ये इसने एक H प्लस आयन दिया और फिर एक और H प्लस आयन दे रहा है, साथ में इसका हाइड्रोलाइसिस भी हो ही सकता है। तो हाइड्रोलाइसिस अगर होगा तो H2PO4 माइनस प्लस H2O, OH माइनस प्लस H3PO4 प्लस H3PO4। लेकिन अगर हमें केवल पीएच फाइंड आउट करनी, तो मैंने आपसे क्या कहा था, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई, वाई के रेस्पेक्ट में जेड, कोई भी पॉलीप्रोटिक एसिड या बेस है तो पहली स्टेप से जो H प्लस आयन आते हैं वो दूसरे से बहुत ज्यादा आते हैं, दूसरे से जो आते हैं वो तीसरे से बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये जो सेकंड स्टेप से H प्लस आयन यहां पर जो आ रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप के रेस्पेक्ट में बहुत कम होंगे, यानी इस स्टेप को लिखने की जरूरत है ही नहीं। मतलब यहां पर अगर डिसोसिएशन की रिएक्शन हो रही तो केवल फर्स्ट डिसोसिएशन कंसीडर करो। दो यहां पर इसका तो कोई हाइड्रोलाइसिस हो नहीं सकता, बट अगर इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा होता तो उसको भी हम नेग्लेक्ट कर देते। यानी एक स्टेप डिसोसिएशन की, एक स्टेप हाइड्रोलाइसिस की, 2 से ज्यादा रिएक्शन कंसीडर नहीं करनी है। डिसोसिएशन की रिएक्शन से H प्लस आएगा, हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन से OH आयन आएगा, यानी रिएक्शन हमेशा केवल 2 ही आएगी। एक एम्फीप्रोटिक सॉल्ट के केस में 2 से ज्यादा रिएक्शन नहीं आएगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले तो ये बताओ, हाँ या ना, जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ेंगे।
सारी रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल ही है, सब रिएक्शन रिवर्सिबल है। तुम्हें और कुछ और क्या कंफ्यूजन है मुझे नहीं पता। बात समझ में आई है बेटा? पूरा समझा चुका हूं, जो समझा है उसी के लिए वापस पूछ लो कि क्यों नेग्लेक्ट किया, तो फिर तो समझाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमेशा केवल दो ही रिएक्शन, एक डिसोसिएशन की और एक हाइड्रोलाइसिस की। अब जल्दी से बताओ इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा और इसका भी क्या होगा? H3PO4 की टर्म्स में, यानी K1 K2 K3 की टर्म्स में। जल्दी से बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा और इसका क्या होगा, वो जल्दी से बता दो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका और इसका जल्दी से बताओ। लास्ट क्लास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल करवा चुका हूं मैं। आर्यन, भार्गव, स्वपन, रिहान, कौशल, वरुण, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw अपॉन Ka1। फिर से यहां पर क्या करेंगे, किन दोनों की कंसेंट्रेशन को बराबर मान लेंगे? किन दोनों की कंसेंट्रेशन को बराबर मानेंगे? जो H प्लस और OH आयन के साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो H प्लस और OH आयन के साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन दोनों की कंसेंट्रेशन को बराबर मान लो। दोनों के एक्सप्रेशन लिख दो जैसे लास्ट क्लास में लिखा था। तो लास्ट क्लास में भी फॉर्मूला क्या आया था? हाफ pk2 प्लस pk1। तो यहां पर भी फॉर्मूला वही आ जाएगा, केवल ये देखो यहाँ Ka2 यहाँ Ka1, तो फॉर्मूला आ जाएगा हाफ ऑफ pka2 प्लस pka1। राइट, लेकिन यहां पर फॉर्मूला वो नहीं आएगा। तो अप्रोच यहां पर भी वही होगी, इसकी भी दो रिएक्शन लिखोगे और इसकी जब हम दो रिएक्शन लिखेंगे, अब मैं Na2HPO4 वाला केस ले रहा हूं। HPO4 2 माइनस, ये अगर H प्लस आयन देगा तो H प्लस प्लस फॉस्फेट आयन, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka3, और इसका हाइड्रोलाइसिस जब होगा तो हमें एक ही हाइड्रोलाइसिस कंसीडर करना है, जबकि फर्दर इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो सकता है Kw अपॉन Ka2। इसका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे जो OH आयन आ रहे हैं, इसके हाइड्रोलाइसिस से जो OH आयन आएंगे वो बहुत कम होंगे। तो एक रिएक्शन डिसोसिएशन की, एक रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस की। यहां अब क्या आया? Ka3 और Ka2। तो इस बार यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? pH इक्वल्स टू हाफ pKa3 प्लस pKa2। यानी यहां से ये चीज तो समझ में आ रही है कि हमेशा दो कांस्टेंट्स आएंगे, यानी Ka1 Ka2 Ka3 की बात करूं तो या तो फॉर्मूले में Ka2 Ka1 आएगा या Ka3 Ka2 आएगा। और ये कंफ्यूजन कब होगा? जब आप H3PO4 में जाओगे। H3PO4 में जाओगे, अगर फॉर्मूला NaHCO3 की बात करें, NaHS की बात करें या NaHC2O4 की बात करें, इनमें तो दो ही कांस्टेंट्स होते हैं Ka1 Ka2। तो इनमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इनमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन कहां होता है? H3PO4 वाले में, क्योंकि वहां पर Ka1 भी होता है, Ka2 भी होता है और Ka3 भी होता है। तो हमेशा दो कंसेक्यूटिव वाले ही आएंगे। मतलब यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Ka1 Ka3 Ka2 और Ka1, तो या तो फॉर्मूले में ये दोनों आएंगे या फॉर्मूले में ये दोनों आएंगे, ये कॉम्बिनेशन आएगा। अब या तो आप रिएक्शन लिख के डिसाइड करो, बट अब मैं आपको यहां पर एक तरीका बता रहा हूं जिसमें बिना रिएक्शन लिखे हुए आपको पता चल जाएगा कि
Ka2 आएगा या Ka3K1 आएगा, ये क्या कॉम्बिनेशन आएगा वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो बड़ा आसान है, बहुत बेसिक चीज है। करना क्या है, NaH2PO4, ये देखो अगर ये H प्लस आयन देता है, अगर ये H प्लस आयन देता है तो ये H3PO4 का कौन सा H प्लस आयन होगा, दूसरा। एक तो ऑलरेडी दे चुका है। अगर ये H प्लस आयन दे रहा है तो ये H3PO4 का दूसरा H प्लस आयन होगा, और दूसरा H प्लस आयन होगा तो क्या आएगा, pKa2, और pKa2 से पहले वाला pKa1। और अगर ये H प्लस आयन देता है Na2HPO4, Na2HPO4 अगर H प्लस आयन दे रहा है तो ये कौन सा H प्लस आयन देगा, तीसरा, थर्ड H प्लस आयन। इसीलिए pKa3 और pKa3 उसके बाद एक इससे पहले वाला, यानी pKa3 से पहले वाला pKa2 आ जाएगा, pKa2 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से बिना रिएक्शन लिखे हुए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, और एम्फीपर्टी के केस में लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जनरली जब हम रिएक्शन लिखते हैं, बहुत दिनों बाद लिखा, हो सकता है कोई रिएक्शन लिखना भूल गए, तो वो तरीका, अगर एक से दो से ज्यादा रिएक्शन लिख ली तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए यहां पर बिना रिएक्शन लिखे हुए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अप्रोच भूल जाओ, वो तरीका आपको याद होना चाहिए, कैसे हम कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। एक शॉर्टकट है जिसको आप यूज कर सकते हो। समझ में आया ये तरीका, समझ में आया। सीधा सीधा देखो कौन सा H प्लस आयन दे रहा है, ये कौन सा देगा, तीसरा, तो pKa3, और एक उससे पहले वाला pKa2, ये कौन सा H प्लस आयन देगा, दूसरा, तो pKa2, और एक इससे पहले वाला pKa1। बस बेटा इतनी सी लाइन है, इसके अलावा इसमें और कुछ है ही नहीं। चलो एक छोटा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड, बिना रिएक्शन लिखे हुए आपको फॉर्मूला लिखना है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ pH for Na2H2A, Na3HA, NaH3A और Na4A। हाँ, अब ये जो एसिड आई थिंक आप देख पा रहे हो, ये कौन सा एसिड है, H4A। तो इसके चार कांस्टेंट्स होंगे, K1, K2, K3 और Ka4, यानी अब आपको इनकी टर्म्स में आंसर देना है। अनिकेत बेटा ये लास्ट क्लास में ही कर चुके हैं, अब तुम इसको पूछोगे तो क्या मतलब है। लास्ट क्लास के नोट्स देखो, NaHCO3 का एग्जांपल है या नहीं उसमें। जल्दी से इनके आंसर्स लिख दीजिए। अविरल का आंसर सही है, नैतिक का आंसर गड़बड़ है, आरुष का आंसर सही है, मोहित का सही है, सुधांशु का सही है, हर्षित का सही है, आर्यन का सही है, कार्तिक ने सारे आंसर बड़े शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन आई थिंक कार्तिक, बहुतों ने बड़े, देवज्ञ, कार्तिक 324321, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 3+2 4+3 2+1, सही है सही है। नैतिक का तो पीएच की वैल्यू भी निकल के आ गई है, नैतिक गजब, मैंने डेटा ही नहीं दिए तब भी। 324321 ये भी सही है।
बढ़िया जी। ये कौन सा H प्लस आयन देगा? इसके पास 4 H प्लस आयन है, यहां पर अभी भी 2 दिख रहे हैं, मतलब अब अगर ये H प्लस आयन देगा तो कौन सा होगा? थर्ड। तो इसीलिए आ गया pK3। एक इससे पहले वाला pK2। ये कौन सा H प्लस आयन देगा? फोर्थ वाला, फोर्थ यानी pK4 प्लस pK3। ये कौन सा H प्लस आयन देगा? सेकेंड वाला pK2 प्लस pK1। इसका आंसर क्या होगा? लास्ट वाले का आंसर क्या होगा? हम्म 4-3। लास्ट वाला एम्फीप्रोटिक नहीं है पहली चीज तो लास्ट वाले की पहले तो कैटेगरी डिसाइड करो। लास्ट वाले की कैटेगरी डिसाइड करो। प्रिंस यार साइकिल नहीं चलानी क्या? अच्छा, अब एक कॉम्बिनेशन और बचा 4+1, तो वो लिख लो। नाम लिखो, लास्ट कैटेगरी कौन सी है? एम्फीप्रोटिक नहीं है, यह है मल्टीवैलेंट कैटायन एनायन। मल्टीवैलेंट कैटायन एनायन जस्ट इससे पहले वाला। तो अब यहां पर A4 माइनस का क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस। क्या बनेगा उससे? HA3 माइनस प्लस OH माइनस। और अब यहां पर इसका C माइनस X और X। हाँ, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW अपॉन KA3। KW अपॉन KA3, सॉरी गलत लिखा, क्योंकि KW अपॉन KA4। तो यहां से इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो ये एम्फीप्रोटिक नहीं है, बाकी ये तीनों एम्फीप्रोटिक के एग्जाम्पल्स है। तो फाइनली यहां पर जो हमने जो टेबल बनाई थी ना, याद करो जो मैंने टेबल बनवाई थी उसमें सेकंड कॉलम किसका था? सॉल्यूशन कंटेनिंग ए सॉल्ट। उसमें अब आपको टोटल 6 केसेस लिखने हैं। अब आप जाके उस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो। उस टेबल में आपको क्या क्या लिखना है वो मैं बता दूं। सॉल्ट फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड, ये लाइन सब में कॉमन है, वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। चाहो तो यहीं पर इनके साथ में इनके कोई एग्जाम्पल्स लिख दो तो चीजें और अच्छी तरह से समझ में आएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल NH4Cl, इसका एग्जाम्पल CS3CONA, इसका एग्जाम्पल NaCl, वीक एसिड वीक बेस, मल्टीवैलेंट कैटायन एनायन, मल्टीवैलेंट कैटायन और एनायन, और लास्ट में एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। एम्फीप्रोटिक सॉल्ट। देखिए इस चैप्टर को रिवाइज करने का तरीका मैं बता दूं आपको। ये नहीं कि नोट्स पढ़ते जा रहे हैं। सही तरीका है कि चार्ट खोलो, इस पोर्शन को देखो और खुद इमेजिन करो कि सर ने कौन से एग्जांपल्स लिए थे, उस पर क्वेश्चन क्या दिया है, वो क्वेश्चन उसमें डेटा तक आपको थोड़े बहुत याद होनी चाहिए। वो डेटा तक आपको याद होनी चाहिए कि सर ने इसमें ये एग्जांपल लिया था, इसमें ये एग्जांपल लिया था। यस, वो एग्जांपल तक याद हो जानी चाहिए और उनके आंसर तक भी याद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर नीचे कर लो यार, ये एग्जाम्पल, इसको इधर कर देना, इसको इधर कर देना। बिल्कुल बढ़िया जी, हटा ही देता हूं नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। NH4Cl और इसका एग्जाम्पल राइट। तो ये एग्जाम्पल तक आपको याद हो जानी चाहिए। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, इंडिविजुअल केसेस ले रहा हूं कि ये केस इस पर क्वेश्चन, ये केस इस पर क्वेश्चन, ये वाला केस इस पर क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे थोड़ी होने वाला बेटा। जब सारे केसेस कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं एक क्वेश्चन फेंकूंगा, मतलब क्वेश्चन दूंगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता वहां क्या आएगी?
वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी यार इसको किस कैटेगरी में पुट करें हम, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर आएगी। और एक चीज मैं बता दूं यार, कोई भी कमेंट बार बार मत करो, एक बार लिखा करो। इससे क्या होता है, तुम ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो यहां पर ये इसीलिए केसेस को अच्छी तरह से याद रखना जरूरी, क्योंकि जब आगे और बढ़ेंगे ना तो केसेस इंडिविजुअली सारे समझ में आएंगे। अगर पता चल जाए कि इस कैटेगरी का है तब तो क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है वो कैटेगरी नहीं समझ में आती, क्योंकि इतनी सारी केसेस में से वो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। खैर क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे सब आएगा, प्रैक्टिस करेंगे। आप ढंग से शीट को सॉल्व कर लो, S1 O1 को ढंग से कर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा आपका, S1 O1 को ढंग से कर लो, इतना स्ट्रांग बेस हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। राइट, अब इसमें मैं थर्ड पार्ट पर आ रहा हूं, थर्ड पार्ट पर आ रहा हूं। यस, विच इज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन पर आते हैं। थर्ड पार्ट जो था उस पर मैं आ रहा हूं यहां पर। ऋतुराज सब समझ में आएगा, डोंट वरी। ऋतुराज 11th में कहां पढ़ते थे, मेरे से ही पढ़ा था ऐसा या नहीं पढ़ा था, है ऋतुराज? बोलो बोलो जल्दी से। क्या डाउट है? मेजर डिफरेंस बिटवीन केसी एंड क्यूसी। कार्तिक मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अविरल कह रहा मैंने तो बहुत गलत जगह पढ़ लिया था। कैलाश कह रहा आपसे पढ़ के मैं तो धन्य हो गया। सोनू इज सेइंग सर ये सब डैश जगह पढ़ते थे। सर इससे यूसी भेज दो क्यूसी वालों को। देखो बेटा, मैंने पहले भी बोला है कि लड़कियों से उनकी उम्र और टीचर से नंबर ऑफ लेक्चर्स की अभी और कितना बचा है ये कभी नहीं पूछना चाहिए। हम्म, राइट। ये भगवान इसको फिर नोट करता है, ये यूं कहा जा सकता है कि ये पाप वाली कैटेगरी में आता है ना। आप ये पूछ रहे हो मतलब एक पाप कर रहे हो फिर, तो इसलिए ध्यान रखो इस चीज का। समीर कह रहा चंद्रयान 3 लैंड होने वाला, बेटा अभी टाइम है लैंड होने में। चलो जी दिव्यांश अच्छा, बड़ा एक्साइटमेंट है ऋतुराज। दिव्यांश 11th में आपसे पढ़ता तो अच्छा रहता।
बहुत बढ़िया आयुष। अच्छा 11th में मोल कॉन्सेप्ट पीओसी स्किप कर, मोल कॉन्सेप्ट पीओसी स्किप करवा दिया था हमारे यहाँ पर। मोल कॉन्सेप्ट में मोल कॉन्सेप्ट ही ऐसा। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस की टिकट अभी तो मिलना स्टार्ट नहीं हुई बेटा, बट जल्दी मिलने वाली यार, याद ठीक दिलाया, कुछ मैंने कोशिश तो की है। सर आप दिखा देना चंद्रयान यहीं पर स्क्रीन पर, ऐसा। इस चैप्टर के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे, उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन के बाद सरफेस केमिस्ट्री करेंगे। चलो अब बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं। थोड़ा बहुत आई थिंक बेसिक नॉलेज सबको होगा। एक सॉल्यूशन जो अपनी पीएच में चेंज को रजिस्ट करता है, रजिस्ट करता है इसका मतलब क्या है, जैसे आप पानी में कोई एसिड डालो या कोई बेस डालते हो तो पानी की पीएच में अच्छा खासा चेंज होता है। थोड़ा भी एसिड या थोड़ा भी बेस डाल दोगे ना तो पानी की पीएच में अच्छा खासा चेंज हो जाता है, H+ आयन कंसंट्रेशन अच्छी खासी चेंज हो जाती है। लेकिन एक बफर सॉल्यूशन में अगर हम बाहर से कोई एसिड या बेस डालते हैं तो उस बफर सॉल्यूशन की पीएच में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है बफर सॉल्यूशन, जो अपनी पीएच में चेंज को रजिस्ट करते हैं, पीएच में चेंज नहीं करने देते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है बफर सॉल्यूशन। इसकी इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं, हमारे लिए इवन ह्यूमन बॉडी के लिए आपको पता है ब्लड की पीएच 7.35 से 7.35 से 7.45 के बीच में मेंटेन करनी होती है। अगर ये ज्यादा चेंज हो जाए तो मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। तो ब्लड की पीएच को भी मेंटेन किया जाता है। ब्लड भी एक बफर सॉल्यूशन है जिसकी पीएच को हम मेंटेन करते हैं। अगर ये पीएच ज्यादा चेंज हो जाए तो बहुत सारे एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे। आप सबको पता है ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करते हैं। अगर पीएच में ज्यादा चेंज हो गया तो वो सारे एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे और फिर क्या होगा वो तो भगवान जाने, राइट। तो इसीलिए ये वर्ड बफर सॉल्यूशन हमारी लाइफ में भी, यानी फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ो, आपकी बॉडी के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए तो है ही है, जो इवन बायोलॉजी ले रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। तो अब ऐसा क्यों होता है वो हम यहां डिस्कस करेंगे। तो पहले तो एक लाइन लिख लो यहां पर, ए सॉल्यूशन लिखे यहां पर बफर सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन हुज पीएच a solution whose pH is not altered to any great extent by addition of either small amount of acid या स्मॉल अमाउंट ऑफ डायरेक्ट H+ और OH आयन is called बफर सॉल्यूशन। हाँ यहां पर आप कह सकते हो सर आपने वैसे ही लिखा स्मॉल अमाउंट, तो स्मॉल अमाउंट से ज्यादा थोड़ी चेंज होगा। तो मैं आपको बता दूं नहीं, स्मॉल अमाउंट से भी अगर उतनी स्मॉल अमाउंट आपने पानी में डाल दी तो पानी की पीएच में अच्छा खासा चेंज हो जाता है, अच्छा खासा चेंज हो जाता है। तो यहां पर बफर सॉल्यूशन में अगर आप H+ या OH आयन डालोगे तो उनकी पीएच में जो चेंज होता है वो बहुत कम होता है।
ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। अब यहां पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं पॉइंट्स में लिख देता हूं। सबसे पहले तो आएगा कंटेंट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। एक बफर सॉल्यूशन के अंदर होता क्या है, कौन सा सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। तो पहला डिस्कशन होगा कंटेंट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, दूसरा होगा बफर मैकेनिज्म, बफर मैकेनिज्म, तीसरा पार्ट जो होगा यहां पर आफ्टर बफर मैकेनिज्म, थर्ड वन विल बी कि बफर सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी। कोई भी बफर सॉल्यूशन है उसकी भी अपनी कुछ ना कुछ पीएच होगी, तो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। और फोर्थ पार्ट यहां पर आएगा पीएच, चेंज इन पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, चेंज इन पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। और एक और पार्ट यहां लिख सकते हैं बफर कैपेसिटी। ये बफर कैपेसिटी क्या होती है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट ये इन 5 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। वन बाय वन करके अब मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई वीक एसिड हो या कोई वीक बेस हो, प्लस अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस, और वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड। फॉर एग्जाम्पल जैसे वीक एसिड की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड, और इसके साथ में इसका कॉन्जुगेट बेस विच इज एसिटेट आयन। एसिटिक एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस विच इज एसिटेट आयन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं कि हां ये एक बफर सॉल्यूशन है। वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट बेस, वीक बेस भी हो सकता है जैसे NH4OH, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा NH4+। अगर इन दोनों का मिक्सचर है, यानी पानी में आपने एसिटिक एसिड भी डाल दिया, एसिटेट आयन भी डाल दिया, पानी में आपने NH4OH भी डाल दिया और NH4+ भी डाल दिया, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, एक बफर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, बफर सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन ये आता है ये बफर कैसे है उसकी बात करते हैं। दो यहां पर और भी एग्जांपल्स हम लिखेंगे, तो यहां पर आप 6-7 लाइंस और छोड़ दीजिए क्योंकि अभी कुछ और एग्जांपल्स आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये समझाऊंगा कि ये बफर क्यों है, ये सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन क्यों है, फिर हम बाकी के एग्जांपल्स लिखेंगे। तो अराउंड 6 to 7 लाइंस छोड़ दीजिए। पहले सेकंड पॉइंट पर आते हैं, बफर मैकेनिज्म। बफर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों उनकी पीएच में चेंज नहीं होता है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन का। लेट से इसका बफर है हमारे पास, और इस बफर में आपने बाहर से H+ आयन ऐड कर दिए। H+ आयन ऐड जैसे ही आप करोगे, यहां पर सॉल्यूशन में ऑलरेडी एसिटेट आयन है, और ये एसिटेट आयन H+ आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बना देंगे। और हमें पता है, मैं डेटा पहले ही लिखवा चुका हूं, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁵ आता है लगभग, यानी ये रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरी फॉरवर्ड में चली जाएगी। मतलब जो H+ आयन आपने डाले थे पानी में, वो पानी में कंबाइन हो गए, रिएक्ट कर गए, किस में कन्वर्ट हो गए, एसिटिक एसिड में। पानी में अगर आप H+ आयन डाल रहे हो और वो H+ आयन किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो पानी की पीएच में चेंज होगा। लेकिन आपने H+ डाले ताकि पानी की पीएच में चेंज हो, लेकिन वो H+ आयन तो रिएक्ट कर गए, पानी में नहीं बचे। इसीलिए वाटर की पीएच में, कोई सॉल्यूशन की पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपने H+ आयन डाले थे वो तो अब बचे ही नहीं। हां, इससे ये जरूर होगा, इससे होगा क्या कि सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ गई। लेकिन ये एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है, वो एक वीक एसिड है, वो 100% आयोनाइज नहीं होता है। तो ये यूं कह दो कि एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, लेकिन उसमें से बहुत कम परसेंटेज ही वापस आयोनाइज होगा, बहुत कम अमाउंट वापस H+ आयन की आएगी। इसीलिए पानी की पीएच में चेंज थोड़ा बहुत तो होगा,
ज्यादा नहीं होगा, होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये भी जो बन रहा है एसिड, ये कुछ तो आयोनाइज होगा, कुछ तो आयोनाइज होगा, लेकिन 100% आयोनाइज नहीं होगा। हाँ, साथ में ये भी कह सकते हो कि ये बेस भी थोड़ा कंज्यूम हो गया, यानी H प्लस डालने से क्या हुआ, बेस। लेकिन आपको पता है ये एसिड भी वीक है और इसका कॉन्जुगेट बेस भी वीक है, ये भी वीक बेस है, ये भी वीक एसिड है। देखो पानी में है ना, अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो तो पीएच में अच्छा खासा चेंज होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयोनाइज होता है। ये वीक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड, एसीटेट आयन, ये हार्डली 1% या उससे भी कम आयोनाइज होते हैं। इसीलिए अगर इनकी कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाए, थोड़ी कम हो जाए, पानी की पीएच में ज्यादा चेंज नहीं होता है। तो यहां पर जो आप H प्लस आयन डाल रहे हो वो रिएक्ट करके एक वीक एसिड बना रहे हैं। एक बफर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी आप H प्लस आयन डाल रहे हो वो एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करना चाहिए, और जो बनना चाहिए वो भी वीक होना चाहिए। कंज्यूम हो रहा यानी कंज्यूम हो रहा है वो भी वीक, और जो बन रहा है वो भी वीक होना चाहिए। जैसे यही अगर हम इंस्टेड ऑफ H प्लस आयन अगर OH आयन ऐड करें तो क्या होगा, तो जैसे आप ये OH आयन ऐड करोगे, यहां पर एसिटिक एसिड इस OH आयन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, एसीटेट आयन प्लस H2O, और इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाला था 10 की पावर 9। ये सारे डेटा निकाले हुए हमने। क्या होगा, ये OH आयन आपने डाला, ये पूरा रिएक्ट कर गया, उससे होगा क्या, पानी में वीक एसिड थोड़ा कम हो गया, वीक बेस थोड़ा बढ़ गया, लेकिन जो आपने OH आयन डाले थे वो तो पूरे खत्म हो गए, वो पूरे रिएक्ट कर गए, उसके कारण वीक एसिड वीक बेस की कंसंट्रेशन में थोड़ा चेंज आ गया, तो सॉल्यूशन की पीएच में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए एक बफर सॉल्यूशन की पीएच में जो चेंज है वो बहुत कम होता है। लेकिन यहां पर इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझना है कि यार ये बफर का कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो ये तो वो एग्जांपल मैंने लिया है जो बफर है, कोई ऐसा एग्जांपल लो जो बफर नहीं है और उसको भी समझाओ, तब आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा बात, ज्यादा अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि यार ये बफर है, ये तो समझ में आ गया, बट कोई और सॉल्यूशन बफर क्यों नहीं है वो समझो, तब क्लियरिटी आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि यार हाँ अब सही सही सब हो रहा है। जैसे बहुतों के दिमाग में ये डाउट होता है, बहुतों के दिमाग में डाउट होता है कि वीक एसिड ही क्यों लेते हैं सर, बफर में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं लेते। जैसे HCl का क्या मैं कोई बफर बना सकता हूं, अब आपको अगर HCl का बफर बनाना है, सपोज करो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस लेना पड़ेगा। अब HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या है, Cl-, ये एसिड तो ये बेस। अब मान लो आपने इसमें बाहर से कुछ OH आयन ऐड किए, सपोज करो, तो ये OH आयन भी रिएक्ट कर जाएंगे HCl के साथ, और क्या बनेगा, Cl- प्लस H2O। तो आप कह सकते हो सर इस रिएक्शन का भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 से बहुत ज्यादा होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पर भी जो OH आयन डालेंगे वो कंज्यूम हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर ये OH आयन जो कंज्यूम हो रहे हैं वो रिएक्ट किसके साथ कर रहे हैं, HCl के साथ, HCl के साथ, और HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपने पता किसकी कंसंट्रेशन को कम कर दिया, इस OH आयन ने किसकी कंसंट्रेशन को कम कर दिया, HCl की कंसंट्रेशन को। और एक स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन कम हो रही है, मतलब वही वाली बात होगी कि H प्लस आयन कम हो रहे हैं। यानी यहां पर क्या हुआ, OH आयन तो नहीं बढ़े लेकिन H प्लस आयन कम हो गए, H प्लस आयन कम हो गए, और H प्लस आयन कम होंगे तो पीएच में तो चेंज होगा। यहां H प्लस आयन कम नहीं हुए, यहां कौन कम हुआ है, वीक एसिड। ये H प्लस आयन नहीं है, यहां वीक एसिड रिएक्ट कर रहा है, यहां H प्लस आयन, क्योंकि HCl मतलब H प्लस आयन, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसीलिए रिएक्शन किसकी होनी चाहिए, वीक एसिड की होनी चाहिए, क्योंकि ये 100% आयोनाइज नहीं होता। पानी में एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी, ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, बट HCl की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जितनी HCl की कंसंट्रेशन कम होगी उतने ही H प्लस आयन कम होंगे, इसलिए यहां इंपैक्ट आएगा। तो यहां OH आयन डालने पर HCl की कंसंट्रेशन कम होगी, पीएच चेंज होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, यानी जो कंज्यूम हो रहा है वो भी वीक एसिड होना चाहिए, और जो बन रहा है वो भी वीक एसिड होना, ये भी वीक, ये भी वीक, तो वो बफर होगा। और अब आप सोचो इस पूरे चैप्टर में कितनी बार मैंने इसको वीक बेस बोला, इसको वीक एसिड बोला। आप सोचो अगर मैं इस चैप्टर में, अगर कोई इस चैप्टर को पढ़ रहा है और वो ये सेंटेंस बोलता है कि एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग, उसे क्या समझ में आता होगा,
उसे बफर का ABCD भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, वो क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन आप सोचो बफर कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चलेगा कि क्या होता है। बस वो कर रहे हैं, किसी ने कह दिया ये बफर होता है तो होता है, ये नहीं होता तो नहीं होता है, बात खत्म। पूरी पूरी आयनिक अगर आपको ढंग से समझनी है तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये वीक एसिड और ये वीक बेस, तब जाके आयनिक समझ में आएगी। और गारंटी लिख लो, घूम घूम के पूरी इंडिया में घूम जाना, तुम पूछ लेना क्या है, एक सेंटेंस डालना, देखें ऐसे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिन जिन आप बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पे होके है ना, मेरे वाले को छोड़ के, और वहां पर ये सेंटेंस डालना, 2 सेंटेंस डाला, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ए वीक बेस इज वीक, और दूसरा स्ट्रॉन्ग। समझ गए सेंटेंस जो मैंने लिखवाए थे, वो डाल के देखना, पूछना, देखें ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। सीरियसली 20 ईयर्स, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो चुके हैं वैसे पढ़ाते हुए, कंप्लीट हो चुके। बहुतों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, और बहुतों से इनमें जिन्होंने एक एक दो साल की कोचिंग की हुई है, जो पूरा कोर्स कर चुके हैं, इवन ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी जेई में रैंक आ चुकी है 4000 5000, जो वापस कभी ड्रॉप ले लेते हैं, उनसे भी पूछा है। तो यहां पर ये एक बफर सॉल्यूशन है, लेकिन ये बफर सॉल्यूशन नहीं है, ये बफर सॉल्यूशन नहीं है। और इसमें अगर आप H+ आयन डालोगे तो वो तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे यार, क्योंकि H+ आयन क्या Cl आयन के साथ रिएक्ट करेंगे? अगर मैं यहां पर H+ आयन ऐड कर दूं तो H+ की Cl आयन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इसकी रिएक्शन से क्या बन रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। क्या HCl बनेगा? नहीं, ये तो और आयनाइज होगा, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। तो ना तो H+ आयन, यानी H+ आयन डालने पर वो रिएक्ट नहीं करेंगे, OH आयन डालोगे तो रिएक्ट तो करेगा, बट वो H+ आयन कम कर देगा, तो इसकी pH में अच्छा खासा चेंज होगा। लेकिन अब यहां पर थोड़ा और सोचो, और कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं बफर की? तो वो सारे सॉल्यूशन जिसमें आप बाहर से H+ OH आयन डाल रहे हो, और वो H+ आयन और वो OH आयन अगर किसी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो सारे सॉल्यूशन क्या है? बफर सॉल्यूशन। वो सारे सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन हैं। तो यहां पर अब मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं, कुछ और एग्जांपल्स यहां पर लिख रहा हूं, जैसे ये तो बफर आई है, यहां पर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ये भी अपने आप में सॉल्ट फॉर्म्ड बाय वीक एसिड प्लस वीक बेस, ये भी अपने आप में बफर है। ये कैसे बफर है? अब आप समझाओ। देखें, जैसे आप पानी में इसको डालोगे, ये किस में टूट जाएगा? एसिटेट आयन में और NH4+ में। अगर आप बाहर से H+ आयन डालते हो तो एसिटेट आयन रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड। OH आयन डालते हो तो OH आयन NH4+ के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? NH4OH। जो कंज्यूम हो रहा है वो भी वीक है, जो बन रहा है वो भी वीक है, इसीलिए यहां पर भी H+ और OH आयन कंज्यूम हो जाएंगे, इसीलिए ये भी अपने आप में एक बफर सॉल्यूशन है। इवन जो एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स होते हैं, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट्स जो होते हैं, वो भी अपने आप में एक बफर सॉल्यूशन है। एम्फीप्रोटिक सॉल्ट जैसे NaHCO3, क्योंकि इसमें भी आप अगर H+ या OH आयन डालोगे तो ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट रिएक्ट कर जाएगा, और जो बनेगा वो भी वीक है, जो रिएक्ट कर रहा है वो भी वीक है, इसीलिए ये भी बफर सॉल्यूशन है, ये भी बफर सॉल्यूशन है, ये भी बफर सॉल्यूशन, ये सब बफर सॉल्यूशन है। यानी एक तरह से देखा जाए तो 3 कैटेगरी हो गई, A, B, C। यहां पर केवल एक सब्सटेंस डालना पड़ रहा है, NaHCO3, CH3CONH4, यहां पर 2 सब्सटेंस डालने पड़ रहे हैं, यहां पर 2 सब्सटेंस डालने पड़ रहे हैं। कभी कभी एक टर्मिनोलॉजी भी यहां पर यूज होती, ज्यादा कोई अच्छी तो है नहीं, बट इसे बोला जाता है सिंपल बफर, इसे बोला जाता है मिक्स्ड बफर, क्योंकि 2 सब्सटेंस डाल रहे हैं। ज्यादा अच्छा नहीं है, मैं आपको बता दूं टर्मिनोलॉजी, बट यूज किया जाता है, और इन्हें बोला जाता है
सिंपल बफर, क्योंकि केवल एक ही सब्सटेंस हम डाल रहे हैं। तो ये सभी भी एक तरह से बफर सॉल्यूशन है, राइट। तो ये दो पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। यहां से अगर आप देखो तो ये वाला पॉइंट अब पता चल गया कि कौन से सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहेंगे। बफर का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, H प्लस और OH आयन डालने पर जो रिएक्ट कर रहा है वो भी वीक एसिड बेस होना चाहिए, और जो बन रहा है वो भी वीक एसिड बेस होना चाहिए। तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो बफर सॉल्यूशन है, वो बफर सॉल्यूशन है। तुषार बेटा, अभी क्या बोलूं मैं तुम्हें, तुम्हें थोड़ी चीजें है ना धीरे समझ में आती है ना, तो आराम से समझा करो, यहां कमेंट लिखने से पहले सोचा करो। तुमने पूछा यूज क्या है बफर का, जो मैं थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, राइट। लेकिन तुमने या तो सुना नहीं, या तुम कुछ और कर रहे थे, या तुम सो गए थे, और इसलिए तुम रहने दो। तुम जाके थोड़ी देर क्रिकेट खेल के आओ, खेलो कूदो, आराम से मस्त रहो। जेई किसी और के लिए छोड़ दो, और अगर जेई करना है तो ढंग से सुनो, अच्छी तरह से, है ना। और ये कमेंट फालतू के करना बंद कर दो, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही कमेंट करते रहोगे तुम। हाँ, इसका साबुन स्लो है शायद, नहीं कंफर्म्ड। हाँ, किसी ने कहा थोड़ी रील्स देखो, थोड़ी नहीं बहुत सारी देखो। चलो जी। हाँ यार, पढ़ा रहा हूं, मन से पढ़ा रहा हूं, बीच बीच में कुछ भी यार, मतलब इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहे हैं, बीच में कुछ भी आ जाओगे तो ऐसे ही सुनाई कर। चलो, तो ये दो पॉइंट्स हमने यहां पर डिस्कस कर लिए। राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूं, बफर मैकेनिज्म और बफर क्या होता है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर, एक बफर सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी। थर्ड पॉइंट, पीएच कैलकुलेशन। चलिए वन बाय वन करके कुछ एग्जांपल्स यहां पर मैं लूंगा। पहला एग्जांपल, लेट्स से एक वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस। एग्जाम्पल यहां पर अगर हम लिखें तो CH3COH प्लस। अब देखो, पानी में आप केवल एनाइन नहीं डाल सकते, केवल अकेला एनाइन नहीं होता है, तो यहां पर आपको डालना तो क्या पड़ेगा, CH3COONA। बट Na प्लस आयन की आपको भी पता है किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, तो पानी में आप CH3CONA डाल रहे हो या CH3CO माइनस, बात एक ही है। या और एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूं, एक वीक एसिड HCOH प्लस HCOO माइनस, या HCN प्लस, चलो KCN भी लिख सकते हैं, Na प्लस आयन हो या पोटेशियम आयन, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब हमें इनकी पीएच फाइंड आउट करनी, तो यहां पर हम क्या करते हैं, जो एसिड होता है उसकी कंसंट्रेशन को तो ए से लिखते हैं, एसिड की कंसंट्रेशन ए, और इसे अब हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस के बजाय सॉल्ट, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को हम एस से लिखेंगे और एसिड की कंसंट्रेशन को हम ए से लिखें, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इक्वल्स टू ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल्स टू एस।
हमें इसकी पीएच फाइंड आउट करनी, तो पानी में आपने एसिटिक एसिड भी डाल दिया और पानी में आपने ये सॉल्ट भी डाल दिया, तो ये सॉल्ट ऑलरेडी क्या देगा आपको, एसिटेट आयन, और ये सॉल्ट तो 100% आयनाइज होता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑलरेडी सॉल्यूशन में एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, एस। तो इस एसिटेट आयन का इस एसिटिक एसिड पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। एसिटेट आयन का एसिटिक एसिड पर क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहां पर अब ये एसिड वैसे ही कम आयोनाइज होता है, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट और कम आयोनाइज होगा, तो यहां पर ये a माइनस एक्स, एस प्लस एक्स और x, अगर हम एक्सप्रेशन लिखें पहले s प्लस एक्स, एक्स a माइनस एक्स इक्वल्स टू k, तो मोस्टली क्वेश्चंस में 99% ये x जो है, ये x जो है यहां पर भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहां पर भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, दोनों जगह नेग्लेक्ट हो जाएगा। रुद्रेश अभी यहां फोकस करो, वो बाद में करना, समझा करो बेटा, जो काम की चीजें वो करो, मत करो ऐसे। अभी टेलीग्राम चैनल पर मत, हाँ वो होता रहेगा, हमारा मेन काम पढ़ाई करना है, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। और जो तुम कह रहे हो 77% का रॉन्ग आंसर आ रहा है, फिर भी 23% का सही आ रहा है, वही बड़ी बात है। बट वो जो कर रहे होंगे ना ऐसे ही कर रहे होंगे। तो यहां पर अब इस x को नेग्लेक्ट कर दें तो यहां क्या आ जाएगा, s अपॉन a इंटू एक्स, और ये x क्या है, ये x ही क्या है हमारी, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अगर अब मैं यहां पर नेगेटिव लॉग ले लेता हूं, नेगेटिव लॉग, तो नेगेटिव लॉग ऑफ k, नेगेटिव लॉग ऑफ s अपॉन a माइनस नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, इसको रीअरेंज करो तो ये नेगेटिव लॉग ऑफ H, इसको लिख दिया pH, इसको लिख दिया pKa, और ये वाली टर्म इधर चली गई, यानी लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन इक्वेशन। और देखो नॉर्मली तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हमें चेक करो कि अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमेशा चेक करना चाहिए। बट बफर के ज्यादातर क्वेश्चन में हम कर सकते हैं, तो बफर के मोस्टली क्वेश्चन में डायरेक्ट आप ये हेंडरसन इक्वेशन यूज कर सकते हो। कहां नहीं कर सकते वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप सोचो कि हाँ हमेशा ये इक्वेशन यूज होगी, कहां नहीं होगी उसके एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको अलग से दूंगा। बाकी आप डायरेक्ट ये इक्वेशन यहां पर यूज कर सकते हो, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज हेंडरसन इक्वेशन। कब लगाओगे ये अच्छी तरह से देख लेना, कौन से एग्जाम्पल्स पे लगाओगे ये अच्छी तरह से देख लेना। तो pH इक्वल्स टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। कुछ जनता को P का मतलब ही नहीं पता। अभिनव बाबू धन्य हो आप, हमारी क्लास में आए हो, आपने हमें दर्शन दिए। बट मुझे लगता है आप कुछ ही MIT, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, शायद वहां जाके क्लासेस करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट इज P? वेरी गुड क्वेश्चन है। अभी आ रहा हूं। अभी एक और एग्जांपल लेंगे, अभी रुक जाओ यहां पर। लेकिन यहां एक डाउट आ सकता है किसी को। एक डाउट क्या आता है जब हम इस डेरिवेशन को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि सर आपने यहां पर एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन की तो रिएक्शन लिख दी,
लेकिन यहां पर आपने ये सॉल्ट भी तो डाला, एसिटेट आयन भी तो डाला है, तो क्या हम यहां पर इस एसिटेट आयन के हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन नहीं लिखेंगे अलग से? क्या हमें इस रिएक्शन को भी अलग से कंसिडर करने की जरूरत है क्या? ये एक क्वेश्चन जनरली आता है, क्योंकि पानी में आपने एसिटिक एसिड डाला, एसिटिक एसिड H प्लस आयन देगा, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एसिटेट आयन भी डाल रहे हैं, उसका भी तो हाइड्रोलाइसिस होगा, तो क्या उसकी रिएक्शन अलग से लिखने की जरूरत है? तो मैं आपको बता दूं नहीं। क्यों? उसका लॉजिक बता रहा हूं। ऐसे तो पानी में आप जब एसिटिक एसिड डालते हो, केवल एसिटिक एसिड डालते हो, तो उससे भी तो एसिटेट आयन बनता है। क्या हम वहां पर भी उस एसिटेट आयन की अलग से रिएक्शन लिखते हैं क्या? क्या वहां पर लिखते हैं क्या? पानी में एसिटिक एसिड डालोगे तो एसिटेट आयन तो बनेगा, तो क्या वहां पर हम एसिटेट आयन की वापस अलग से रिएक्शन लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? उसका कारण बताता हूं। क्योंकि जब एसिटेट आयन को जब आप वापस वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो बन क्या रहा है? एसिटिक एसिड ही बन रहा है यार। यानी आपने ये रिएक्शन लिखी और उसके बाद ये रिएक्शन लिखी, तो एक तरह से वापस आप क्या करो, इसी एसिटेट आयन को इधर लेके जा रहे हो। यानी पहले फॉरवर्ड में आए और फिर वापस बैकवर्ड में जा रहे हो। नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं बेटा, नेग्लेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप ये रिएक्शन वापस से लिखते हो तो इसका मतलब इसी रिएक्शन को आप रिवर्स में लेके जा रहे हो। हाँ, आपको लगेगा नहीं सर यहां पर तो H प्लस आयन है, यहां H2 है, तो वो तो आप इस रिएक्शन को भी टुकड़ों में तोड़ सकते हो। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, यहां एसिटेट आयन H प्लस ही तो ले रहा है, यहां पर भी एसिटेट आयन क्या एक्सेप्ट करा है? H प्लस आयन। वो H प्लस आयन यहां पर भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन है, वो सॉल्यूशन के H प्लस आयन है। ये H प्लस आयन सॉल्यूशन के, जिसमें वाटर का भी H प्लस आयन होगा, तो यहां पर भी एसिटेट आयन H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि इस रिएक्शन में भी एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन है, इस रिएक्शन में भी एसिटेट आयन और एसिटिक एसिड है। मतलब यह है कि या तो ये रिएक्शन लिखो या ये रिएक्शन लिखो। अगर आप दोनों रिएक्शन लिख रहे हो, मतलब आप इसी रिएक्शन को रिवर्स में वापस लिख रहे हो। यानी आप एक रिएक्शन लिख रहे हो ए से बी और दूसरी वापस लिख रहे हो सर ए से बी तो बी से ए भी तो होगा। अरे ये दो रिएक्शन थोड़ी है, ये दो रिएक्शन नहीं है। इनमें से कोई एक रिएक्शन लिखो, या तो ये या ये। अगर मैं कोई क्वेश्चन देता हूं ए से बी, तो ये थोड़ी सर बी से ए भी तो बनेगा, अलग से लिखो उस चीज को। या तो इससे फॉर्मूला डिराइव करो या इससे फॉर्मूला डिराइव करो, दोनों रिएक्शन नहीं लिखोगे। और नेक्स्ट टाइम इवन ये बोलो कि ये एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन की भी रिएक्शन है और ये एसिटेट आयन के हाइड्रोलाइसिस की भी रिएक्शन है। एसिटेट आयन का यूं हाइड्रोलाइसिस मतलब वो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, यहां पर वही हो रहा है। वो H प्लस आयन सॉल्यूशन में से आ रहे हैं, यानी कि वाटर से आ रहे हैं, वो सॉल्यूशन में से आ रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पर ये एसिटेट आयन का हाइड्रोलाइसिस और रिवर्स रिएक्शन एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन, ऐसे बोल सकते हो आप। ये एक ही रिएक्शन में आ जाएगा। किसी वीक एसिड का डिसोसिएशन और उसके कॉन्जुगेट बेस का हाइड्रोलाइसिस, ये दो अलग अलग रिएक्शन नहीं है, ये केवल एक ही रिएक्शन है। या तो ये लिखो या ये लिखो। फॉर्मूला इससे डिराइव करोगे तब भी यही आएगा, इससे डिराइव करोगे तब भी यही आएगा। ध्यान रखना। समझ में आ गई मेरी बात? प्रवीण बेटा इधर फोकस कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें आईआईटी में लैंड करना है ना, या डायरेक्ट चंद्रयान पे जाना है? चंद्रयान की लैंडिंग हो जाएगी, हमारी लैंडिंग कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, तो इसीलिए ज्यादा अच्छा है कि अभी यहां पर फोकस करें। वो ठीक बात है, जब टाइम आए तब थोड़ा देख लो, बट उतना ही टाइम है हमारे पास, बस वो जब आ जाए देखो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन बाकी फोकस यहां रखो। हाँ बिल्कुल अविरल, ऐसे कह सकते हो। तो कुल मिला के नेक्स्ट टाइम ये बोलोगे एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन भी और रिवर्स रिएक्शन एसिटेट आयन का हाइड्रोलाइसिस। और ये मत बोलना सर आप एरो तो ऐसे बना रहे हो,
एरो कैसे भी बनाया जाए, हर एक रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है, हर एक रिएक्शन बैकवर्ड में आती है, चाहे मैं एरो बनाता हूं या चाहे एरो नहीं बना रहा हूं, ये ध्यान रखना। और यहां पर ये तो हो गया ये वाला एग्जांपल। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बी पार्ट। वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड यानी NH4OH और इसका कॉन्जुगेट एसिड मतलब NH4Cl यानी NH4Cl-। देखो ध्यान रखना, NH4Cl को हम बेस एसिड भी बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट भी। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, हर एक एसिडिक सॉल्ट एसिड है, हर एक बेसिक सॉल्ट बेस है। तो यहां पर इसे कॉन्जुगेट एसिड भी बोल सकते हो, एसिडिक सॉल्ट भी बोल सकते हो। और इसके एग्जांपल C5H5N, C5H5NH+, ये बेस, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड, C6H5NH2 एनिलीन, C6H5NH3+ Cl-। अगर पानी में हमने NH4OH डाला है तो ये किस में टूटेगा, NH4+ और OH-। अगर आप ये वाला एग्जांपल ले रहे हो तो ऑलरेडी सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन, अगर ये बेस है तो B लिख देता हूं, एसिड है तो A, बेस है तो B, B-X, S+X और X, तो S+X X अपॉन B-X। और ये हो गया KB, यहां से फिर से X को नेग्लेक्ट कर दो तो इस बार फॉर्मूला आ जाएगा POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस, सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। सही पूछो तो ये गलत वर्ड्स है, क्योंकि ऐसा लगता है एसिडिक बफर मतलब जिसकी pH 7 से कम हो, बेसिक बफर जिसकी pH 7 से ज्यादा हो। लेकिन सही में जहां हम ये वर्ड्स यूज करते हैं वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये वर्ड्स मेरे हिसाब से यूज नहीं करने चाहिए। नॉर्मली ये वर्ड्स हम कैसे यूज कर लेते हैं कि यहां पर यूं देखा जाए तो यहां हम आर्सेनियस एसिड यूज कर रहे हैं और ब्रॉन्स्टेड बेस है, तो आर्सेनियस थोड़ा डोमिनेट करता है यूं कह दो। तो यहां एसिड, क्योंकि ये हमें एसिड दिखते हैं, ये बहुतों को बेस दिखते ही नहीं, देखा जाए तो ये एसिड और ये बेस है, तो पानी में आप एसिड और बेस डाल रहे हो, लेकिन यूं कहते हैं ना कि ये बेस दिखते ही नहीं है, तो बस हाँ ये एसिडिक बफर, क्यों एसिड डाल रहे हो, अरे भाई एसिड डाल रहे हो तो साथ में बेस भी डाल रहे हो। इस इवन आपको मैं बता दूं, इसकी pH 7 से कम भी हो सकती है, 7 से ज्यादा भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा pKa पर। जिसका pKa 5 है, pH यानी 5-4 ऐसे है तो pH 7 से कम होगी, जिसका pKa 9, 10, 11 है उसकी pH 7 से कम होगी। बट जनरली जहां आर्सेनियस एसिड दिख जाता ना वो एसिडिक बफर, यहां पर यूं कह दो NH4OH एक तरह से ये आर्सेनियस बेस है तो बेसिक बफर। बट ये टर्मिनोलॉजी सही नहीं है, ये ध्यान रखना। एसिडिक बफर की pH 7 से कम भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकती, बेसिक बफर की pH 7 से ज्यादा कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये दोनों ही हेंडरसन इक्वेशन है, दोनों ही हेंडरसन इक्वेशन है। फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। और ये तो मिक्स्ड बफर वाले एग्जांपल्स मैंने ले लिए, इनके फॉर्मूले ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। सॉल्ट फॉर्म्ड बाय वीक एसिड वीक बेस, ये फॉर्मूले ऑलरेडी डिराइव किए जा चुके हैं। एम्फीप्रोटिक का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, हाफ ऑफ pKa2 प्लस pKa1। एम्फीप्रोटिक का pH का फॉर्मूला भी आई थिंक आप सबको याद होगा, pH इक्वल्स टू हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। तो ये वाले फॉर्मूले ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं। तो यहां पर आके यूं कह दो कि pH कैसे कैलकुलेट करनी एक बफर सॉल्यूशन की, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। एक बफर सॉल्यूशन की pH कैसे निकाल सकते हो वो भी हम यहां पर देख चुके हैं। अभी शायद ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि थोड़ा कुछ और ऐड करूंगा तब जाके, बट चलिए फिर भी देख लेता हूं, कुछ और क्वेश्चंस दिखते हैं तो।
होमवर्क अच्छी तरह से करते रहना बेटा। यस, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं शीट में। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी सारी बातें समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में ही दूंगा होमवर्क। आज कोई होमवर्क नहीं है। जो आज हमने पढ़ा उस पर अभी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कुछ कुछ और कॉन्सेप्ट अभी मिक्स हो जाते हैं, तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। राइट, बट इसको अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि अब धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास जो है उसके लिए अच्छी तैयारी कर लेना। मैं एक और चीज बता दूं, नेक्स्ट क्लास से पहले अगर किसी ने शीट को ढंग से नहीं किया तो अच्छी तरह से कर ले, अच्छी तरह से कर ले, क्योंकि अब लेवल बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला उसका लॉजिक दे दूं। अभी तक मैं एक एक करके केसेस ले रहा था, अब मैं सारे केसेस को मिक्सअप करने वाला हूं। और जैसे ही मैं मिक्सअप करूंगा ऐसा लगेगा सर खिचड़ी बन गई, रायता फैल गया, सर कुछ गड़बड़ हो गई। वो थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन जिसने अच्छी तरह से होमवर्क किया है उसको सारी चीजें समझ में आएगी। तो अभी तक का जितना भी होमवर्क है ढंग से कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं है। यूं देखा जाए तो मैंने आपको अभी तक कितने क्वेश्चंस दिए हैं, अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं 38 तक है ना। O1 में 38 तक दिए हैं, S1 में कहां तक दिए हैं? S1 में हमने कहां तक कर लिए? थर्टी एट तक। राइट। तो बस इन्हीं को वापस से कर लो। दोनों में 38 है, वाह बहुत बढ़िया। इन्हीं को वापस से कर लो, स्पीड आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं, अभी कोई नया होमवर्क नहीं दे रहा हूं। इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से करो, लग जाओ। सीरियसली बता रहा हूं, इतने आसान लगने लगेंगे ना ये क्वेश्चन आपको। एक टारगेट बना लो यार, अलग से सारे क्वेश्चंस को फिर से करना है, फिर से करना है इन सारे क्वेश्चंस को, बिना सॉल्यूशन देखे हुए, बिना सॉल्यूशन देखे हुए फिर से करना है। फिर आप देखना मजा आएगा। और एग्जाम में कहोगे नहीं सर क्वेश्चन तो आयनिक से आने चाहिए, जेई में बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए। बेटा इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर अभी ड्रॉपर में भी होगा, ड्रॉपर बेच में भी होगा, तो जब वहां होगा तब आप वहां करना। अभी तो आधा हो चुका ऑलरेडी अच्छा खासा। अविरल टाइम का तो कुछ नहीं है यार बेटा, वो वेरी करेगा कि किसने कितनी अच्छी तरह से किया है। टाइम अभी मत देखो, अभी तो आप स्पीड से करो। बस आप ये देखो कि आपने 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक अगर आप होमवर्क कर रहे हो तो आपने बीच में कुछ भी इधर उधर नहीं देखा, यानी आपका सारा फोकस क्वेश्चंस पर था। मतलब ये होना चाहिए कि सर 2 घंटे में मैंने गर्दन लेफ्ट और राइट भी नहीं की सर, ऐसे होना चाहिए। बस वो पार्ट हमें करना है। फिर स्पीड की चीजें तो बाद में, थोड़ा और बाद में देखेंगे अभी, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होता तब तक हमें स्पीड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी पहले उस पर वर्क करते हैं, फिर आगे बाद में देखेंगे कि स्पीड कैसे बढ़ानी है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाते हैं, देखो अपने आप स्पीड बढ़ती जाती है, अदरवाइज नहीं बढ़। हाँ, लेकिन अभी ये कोशिश जरूर करो कि किया करो कि हर एक चीज हम स्पीड के साथ करें। टाइम लिमिट कुछ नहीं है, बट आपको लगना चाहिए कि मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूं, वो आपको लगना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और होपफुली वी ऑल विश कि चंद्रयान 3 बहुत अच्छी तरह से लैंडिंग करे एंड वी मेक सम हिस्ट्री। इंडिया शुड मेक सम बिग न्यूज आज बने, तो होपफुली ऐसा ही होगा। बाय बाय।